सो क्या अभिजीत दिपके के ऊपर अटैक बीजेपी और आरएसएस वालों ने करवाया है? क्योंकि कोकरोच जनता पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है सौरभ दास, उसने एक पोस्ट डाल रखा है जहां पे उसने उस बंदे की फेसबुक प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं जिसने अभिजीत दिपके के थप्पड़ मारे थे। सो इस बंदे का नाम राकेश गुर्जर है एंड ये कुछ स्क्रीनशॉट है उसके प्रोफाइल के जो कि सौरभ दास ने डाल रखे थे। और सौरभ दास ने क्लेम कर रखा था कि भाई इस बंदे के पॉलिटिकल कनेक्शन है बीजेपी और आरएसएस के साथ। बट इस थप्पड़ के बाद यहाँ पे अलग ही कॉन्स्पिरेसी चल रही है जहां पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये स्टेज ड्रामा था जो कि अभिजीत दिपके ने खुद ही करवाया है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अभिजीत दिपके ने पुणे से जर्नलिज्म करी है और बोस्टन यूनिवर्सिटी से पीआर की डिग्री ली है और 2020 में उसने आम आदमी पार्टी के लिए डिजिटल मीम कैंपेन भी करा है और इसीलिए इसे हर चीज की पहले से नॉलेज है। जैसे कि कॉकरोच बोला गया और उसके अगले दिन ही इसने पार्टी लॉन्च कर दी सोशल मीडिया पे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है इंडिया में, लाइक 20 मिलियन के आसपास। लेकिन जो रियल प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पे तो इतने लोग आए भी नहीं है। एंड रिसेंटली तो ये एक्टर भी आया था कॉकरोच जनता पार्टी की रैली में जहां पे उसने बोला कि सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए। बट सोनम वांगचुक ने बोला कि भाई मुझे नहीं बनना लेकिन मेरे जैसा होना चाहिए। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि भाई ये अटैक ऑपोजिशन वालों ने ही करवाया है और जिस बंदे ने ये थप्पड़ मारा था उसने बोला कि मैंने अभिजीत दिपके को थप्पड़ इसलिए मारा है क्योंकि भाई वो एंटी नेशनल चीजें कर रहा है, वो पेपर लीक का बहाना लेके इंडिया के जेनजी को प्रोवोक करना चाहता है और ये कोई कॉकरोच वगैरह नहीं है, ये मच्छर है। और उसने ये भी बोला कि भाई मेरा किसी भी पार्टी के साथ कोई रिलेशन भी नहीं है। सो पुलिस ने अराउंड 5-6 लोगों को डिटेन करा है इस इंसिडेंट के लिए, बट इन्वेस्टिगेशन अभी और चल रही है। एंड यू नो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि काफी सारे एग्जाम लीक हुए हैं, स्पेसिफिकली नीट और स्पेशली ये टेलीग्राम के ऊपर लीक हुए हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि भाई हम टेलीग्राम को ब्लॉक कर रहे हैं 22 जून तक ताकि ये एग्जाम लीक ना हो पाए। और अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन नहीं करा है और यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का जो पूरी कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट होना था वो खत्म होने वाला है एंड 20 जून को ये दिल्ली में मार्च करने वाले हैं एंड वहां पे पता चलेगा कि भाई कितने लोग आ रहे हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। सो ये लड़ाई तो इंडिया के अंदर चल रही है, लेकिन अब उस लड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बाहर हो रही है, लेकिन इसे इंडिया के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है। इवन इजराइल के एक एक्स ऑफिसर ने इंडिया को बोला है कि भाई ये डील डिजास्टर है और उसने इस चीज के 2 रीजन दिया है एंड इसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है। सो इसका नाम है आइलोन लिवाई जो कि इजराइल का फॉर्मर गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन है एंड यूएस एंड ईरान की पीस डील साइन होने के बाद इसने इतना बड़ा पोस्ट डाला है जहां पे इसने मोदी जी के ट्वीट के ऊपर ही रिएक्ट कर रखा था क्योंकि मोदी जी ने इस वॉर के पीस डील को वेलकम करा था एंड इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए इसने बोल रखा था कि भाई इस डील ने पाकिस्तान को ग्लोबल पीस मेकर के लेवल पे पहुंचा दिया है। मतलब इस्लामाबाद ग्लोबल साउथ का पावर ब्रोकर और लीडर बन चुका है, जो कि ये चीज प्रूवन है क्योंकि इस डील की भी अनाउंसमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने करी थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रीपोस्ट मार रखा था। लेकिन अब आप सोच के देखो इंडिया कब से ट्राई कर रहा था पाकिस्तान के टेरर को सबके सामने एक्सपोज करने के लिए, लेकिन अब भाई वो पीस करवा रहा है। एंड इसका सेकंड रीजन ये है कि भाई इंडिया IMEC ट्रेड कॉरिडोर बनाना चाह रहा था जिससे इंडिया ट्रेड कर पाए इजराइल, मिडल ईस्ट और यूरोप तक। बट अगर ईरान के पास मिसाइल रहेगी तो भाई इन फ्यूचर खतरा रहेगा कि ईरान अपनी मिसाइल से इस कॉरिडोर के ऊपर अटैक करेगा। सो ये इजराइल का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था एंड डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि ईरान और इजराइल की पीस डील हो चुकी है। इवन ईरान ने भी कंफर्म कर दिया है। सो हॉर्मुज से शिप निकलने के लिए कोई भी टोल नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि तेल, गैस, महंगाई सब कम होने वाली है। इवन ये डील साइन होने के बाद इंडिया का एक शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुका है LNG लेके, जो कि 18 जून को इंडिया में आ जाएगा। बट एक चीज मैं क्लियरली बता दूं, ये जो डील हुई है वो एक MOU ही है, वो कोई फाइनल डील नहीं है। जो फाइनल डील है वो 19 जून को साइन होने वाली है स्विट्जरलैंड में। बट इस चीज की कीमत इंडिया ने भी चुकाई है क्योंकि इंडिया के 3 सेलर्स की जान चलेगी इस वॉर की वजह से। इंडिया ने इस चीज के लिए प्रोटेस्ट भी करा, डिप्लोमेट को भी बुलाया। इवन एक 2013 की वीडियो भी वायरल हो रही है एंड उस टाइम बेसिकली अमेरिका ने इंडिया के डिप्लोमेट के साथ बदतमीजी करी थी एंड इसके रिप्लाई में इंडिया ने यूएस की एम्बेसी के बाहर बुलडोजर चला दिया था। एंड लोग यही चीज बोल रहे कि भाई उस टाइम तो हमने ऐसा एक्शन लिया था लेकिन इस बार तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। अब कुछ लोग ये बोले कि भाई 2013 में बात अलग थी, वो एक सिंबॉलिक इंसल्ट थी, लेकिन ये जो अभी सीन हुआ है ये एक वॉर जोन एरिया, यहाँ पे चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। एंड एक रिपोर्ट तो ये भी आई है जब ये लड़ाई चल रही थी स्पेसिफिकली मई के मंथ में, इंडिया ने अपना रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट है वो ज्यादा कर लिया है। एंड भाई एक मजेदार बात यह है कि ये पूरी वॉर खत्म होने वाली है एंड फ्रांस एंड यूके कंट्री अब आ रही है अमेरिका की हेल्प करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। सो बेसिकली ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में काफी सारे माइंस बिछा दिए थे, तो उन माइंस को क्लियर करने के लिए फ्रांस और यूके अपने नेवी भेज रही है क्योंकि जब तक माइंस नहीं हटेंगे वहां से शिप निकलने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। एंड इस डील के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है वो तो आने वाले 48 आवर्स में रिवील हो जाएगा। बट डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके बोला है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, ये चीज फाइनल हो चुकी है। नाउ हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की फर्स्ट लोलेस फ्लोटिंग सिटी के बारे में, जहां पे आप जैसा चाहो वैसे रह सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मर्डर कर दो, बट मतलब नॉर्मली रह सकते हो, कोई गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं कर सकती, ना ही डोनाल्ड ट्रंप आपके ऊपर अटैक कर सकता है।
अनलेस इस शिप पे भी ऑयल मिल जाए तो बात अलग है। सो इसका नाम है फ्रीडम शिप और सबसे पहले ये आइडिया 1990s के टाइम पे आया था एंड आइडिया यही था कि भाई हमें एक शिप बनाना है जो कि हमेशा इंटरनेशनल वाटर्स में रहेगा एंड इस शिप के ऊपर लोग रहेंगे जिनको गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ना ही आपको कोई लॉ फॉलो करना पड़ेगा। बट क्योंकि दुनिया में इस टाइम बहुत लड़ाइयां चल रही है और आने वाले 1-2 साल तो और भी बहुत खतरनाक रहने वाले हैं एंड हर जगह वायरस आ जाता है, कहीं पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो यस 2026 में लोग चाह रहे हैं कि भाई ये चीज दोबारा बनना स्टार्ट हो एंड करंटली हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी है कि हम इसको बना सकते हैं। सो इस फ्रीडम शिप के ऊपर अराउंड 80,000 लोग रह सकते हैं एंड ये सुन के कुछ लोग बोलेंगे हैं सिर्फ 80,000, इसमें क्या होगा बेटे, 80,000 में तेरा घर जाएगा। वेल ये इतनी भी छोटी बात नहीं है क्योंकि अभी की जो सबसे बड़ी शिप है उसके ऊपर सिर्फ 7 या 8,000 लोग आ सकते हैं। सो ये चीज 10 टाइम्स ज्यादा है उस चीज से। सो ये शिप ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबी है और 800 फीट वाइड है एंड इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी जो कि एक सिटी के अंदर होती है। लाइक इसमें होटल होगा, इवन एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी होगा जिसके अंदर 15,000 लोग रह सकते हैं, वाटर पार्क्स होंगे, स्कूल भी होंगे, सिम्फनी हॉल भी होगा, एक्वेरियम होगा एंड और भी काफी सारी चीजें। एंड क्योंकि ये फ्रीडम शिप काफी टाइम तक इंटरनेशनल वाटर्स में रहेगा सो ऑब्वियसली इसको रिफ्यूलिंग की भी जरूरत पड़ेगी, लाइक पेट्रोल, डीजल, ऑयल, जिससे भी ये रिफ्यूल होगा। लेकिन इस चीज से बचने के लिए ये फ्रीडम शिप को न्यूक्लियर पावर्ड बनाया जाएगा ताकि ये काफी महीनों तक या सालों तक पानी के ऊपर रह पाए। बट यहाँ पे कुछ दिक्कत भी है। सबसे पहली बात कि इसको बनाने का खर्चा $16 बिलियन आएगा। मे बी अडानी जी अपना नया प्रोजेक्ट बना ले। बट भाई मुझे तो उन लोगों के माइंडसेट को जानना है जो कि इस शिप के ऊपर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होगा। कौन सा स्क्विड गेम खेलने की प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग भाई। एंड पर्सनली मैं तो हैप्पी हूँ अगर कोई गवर्नमेंट का लॉ अप्लाई ना हो, लेकिन सिर्फ मुझ पे, बाकी सब पे हो, ताकि मैं अपने मजे मार पाऊँ। कितना लीचर्ड इंसान हूँ यार मैं। वेल व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ जिस स्टोरी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ भाई, वो स्टोरी सुन के मेरा दिमाग ही फट गया था। सो एक बंदे ने क्राइम करा और उसको सजा मिली, नॉर्मल राइट। लेकिन इस बंदे ने ये क्राइम 1992 में करा था। यस 1992 में, मतलब आज से 34 इयर्स पहले। समझ रहे हो आप, लाइक 34 इयर्स पहले इंटरनेट भी एग्जिस्ट नहीं करता था, गूगल भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ये केस गूगल से भी पुराना है। अरे वो सब छोड़ो भाई, हम में से काफी लोग 34 इयर्स पहले पैदा भी नहीं हुए थे। सो इतना टाइम लगा दिया इसको सजा सुनाने में। सो बेसिकली सीन ऐसा, 1992 में बिहार के अंदर एक कपल रहता था एंड उनके घर के बाहर किसी ने कांच फेंक दिए। सो इस कपल ने बोला कि भाई ये कांच कौन फेंक रहा है। अब जिस बंदे को सजा सुनाई गई है उस बंदे की इस कपल के साथ बहसबाजी हुई एंड उसने अपनी गन निकाली और ओपन फायर कर दिया, मतलब उनको गोली मार दी। अब वो कपल मरा नहीं बट वो हॉस्पिटलाइज हो गया। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी थी तो पुलिस ने यहाँ पे 9 लोगों के नाम दिए थे एंड उसके बाद ये केस चलता ही गया एंड उन 9 लोगों में से 4 लोग तो मर भी चुके हैं क्योंकि वो इतने बुढ़े हो गए थे, उनकी जान ही चली गई। एंड 2026 में जाके कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दिया इसके ऊपर और जिसको सजा सुनाई गई है उसकी एज अभी 85 इयर्स की है। भाई वो चल भी नहीं पा रहा है ठीक से। लाइक ये वीडियो भी वायरल हो रही है जहां पे उसको इस एज में जेल लेके जाया जा रहा है एंड पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। इस बंदे के पास अभी भी मौका है कि भाई जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है इसको ये चैलेंज कर सकता है एंड ये केस फिर और लंबा चलेगा। इमेजिन करके देखो भाई ये क्या ही हो रहा है। और जब ये स्टोरी वायरल हुई भाई, मैंने लोगों के कमेंट पढ़े, मतलब क्या कब बोल रहे हैं लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये सही रिटायरमेंट प्लान है कि तुम 40 की एज में क्राइम करो, 80 की एज में तुम्हें कोर्ट वाले सजा सुनाएंगे और फिर तुम जेल जाओ, तुम्हें खाना वगैरह मिलेगा, तुम्हारी सेवा होगी और अगर तुम्हें मेडिकली कुछ हुआ तो भाई रिस्पॉन्सिबल भी वही होंगे। व्हाट भाई ये क्या है भाई, मतलब इतना बुरा हो गया किसी के साथ और लोग अपने मजे मार रहे हैं भाई। और ऐसी बात नहीं है ये चीज कोई रेयर है, इतने सारे पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, पता नहीं वो कब सोल्व होंगे। लाइक इस केस को सोल्व होने में 3 डेकेड लग गए। खैर आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वेल आज की वीडियो के लिए इतना ही लोंडो, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।